स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों अलग अंदाज के चैनल पे आपका। आज के इस सेशन में हम लोग सेल डिवीज़न टॉपिक को शुरू करते हैं। सेल डिवीज़न क्या होता है? डिवीज़न का मतलब होता है एक चीज़ मल्टीप्लाई होके एक से ज़्यादा हो जाती है। डिवीज़न आप लोग मैथमेटिक्स अपने क्लास में पढ़ा था, 2 को 3 से, बिल्कुल बेसिक डिवीज़न का मतलब डिवाइड होना, एक चीज़ टूट जाना 2 में। जैसे आपने 4 नंबर था उसको 2 से डिवाइड किया था तो 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4 को 2 पार्ट में अगर डिवाइड किया जाए तो 2 और 2 के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो बेसिक आइडिया डिवीज़न का ये है, एक बड़ा चीज़ टूट के छोटे छोटे चीज़ों में बढ़ जाना, ये एक चीज़ से एक से ज़्यादा चीज़ बन जाना, डिवाइड करना। सेल डिवीज़न, कैसे एक सेल डिवाइड करके एक से ज़्यादा सेल बनाता है, बेसिक ये आइडियोलॉजी है इस टॉपिक के अंदर। तो इस सेशन में हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। सेल डिवीज़न को समझने के लिए कुछ पहले इंट्रोडक्शन है, कुछ चीज़ें बेसिक आपको जाननी पड़ेंगी, उसके बाद ये टॉपिक बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले चीज़ जो सेल डिवीज़न समझने के लिए ज़रूरी है वो है, एक लफ्ज़ आता है जीनोम। ये जीनोम क्या चीज़ है? हर एक ह्यूमन सेल के अंदर, हर एक ह्यूमन सेल के अंदर वो सेल जिस भी ऑर्गेनिज्म में है, चाहे वो एनिमल में है चाहे वो प्लांट में भी है, तो उस एनिमल और उस प्लांट की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका हाइट कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, वो पतला होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा, सब कुछ एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन उसके हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस में डीएनए मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। पूरे एनिमल की इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग हर चीज़, जैसे हम इंसान की बात करते हैं, जैसे हेयर का कलर कैसा होगा, वो मेल होगा वो फीमेल होगा, उसके आइज़ का कलर कैसा होगा, उसके स्किन का कलर कैसा होगा, उसकी हाइट क्या होनी है, हर एक इन्फॉर्मेशन एक लिविंग थिंग के बारे में, जिस लिविंग थिंग के अंदर वो सेल मौजूद है, उसके एक एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल के फॉर्म में वो स्टोर होता है। उसको हम लोग जीनोम कहते हैं। अब हम लोगों ने न्यूक्लियस के बेसिस पे पढ़ा था कि 2 तरह के एनिमल्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स उन ऑर्गेनिज्म को कहा था, प्रो मतलब सिंपल, कैरियोट्स यानी न्यूक्लियस वाले, मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिंपल न्यूक्लियस रखते हैं, और दूसरा था यूकैरियोट्स, मतलब सही ट्रू न्यूक्लियस रखने वाले, जिनका न्यूक्लियस बहुत अच्छे से बहुत डिटेल होता है। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, बिल्कुल छोटे ऑर्गेनिज्म हैं। ऑर्गेनिज्म अगर छोटा है तो छोटे, कम सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो कम स्ट्रक्चर्स होंगे, कम इन्फॉर्मेशन होगा रिगार्डिंग, एक सिंपल सर्कुलर डीएनए में उनका इन्फॉर्मेशन आ जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस उनकी मैकेनिज्म लाइफ की नहीं है, इसलिए एक सिंपल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल रहता है एक छोटा सा, उसी के अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाती है। आप जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे होंगे, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है, न्यूक्लियोलस नहीं होता है, ये चीज़ें हम लोगों ने प्रोकैरियोट में देखी थी। एक सिंगल सर्कुलर लूप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल होता है, उसको आप इस तरह देख लीजिए, जैसे एक रबर बैंड होता है, एक सर्कुलर लूप है, उसी तरह से एक इसमें यहाँ पे होता है। तो जीनोम उसको कहते हैं, एक एनिमल के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके सेल के अंदर न्यूक्लियस में डीएनए मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ये उसका जीनोम। ये तो प्रोकैरियोट की बात हमने की, अब आते हैं यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में क्या होता है, ये जीनोम, ये डीएनए मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियस के अंदर
जब सेल नॉर्मल कंडीशन में होता है तो डीएनए के मॉलिक्यूल अलग अलग पूरे न्यूक्लियस के अंदर फैले रहते हैं, इंटैंगल्ड मास की तरह से, उलझे हुए धागे की तरह से। कभी कभी आपका ईयरफोन इंटैंगल्ड हो जाता है, बार बार आपको उसको सही करना पड़ता है। करीब करीब इसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए मॉलिक्यूल यूकैरियोट्स में स्टोर रहता है। लेकिन इसकी एक स्पेशलिटी है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि जब ये डिवाइड करने के लिए आता है तो ये इंटैंगल्ड मास, जब ये डीएनए मॉलिक्यूल इंटैंगल्ड होता है तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको हम लोग क्या कहते थे, क्रोमैटिन। क्या कहते थे, क्रोमैटिन। लेकिन जब ये डिवाइड करने के लिए आता है, जब ये सेल डिवाइड करने के लिए तैयार हो जाता है, तब ये क्रोमैटिन या तब ये क्रोमोसोम हर एक एनिमल के अंदर एक ख़ास नंबर में अरेंज हो जाते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में ये क्रोमैटिन, ये डीएनए मॉलिक्यूल, ये पूरा जीनोम जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये 46 क्रोमोसोम में अपीयर होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम के फॉर्म में ये अरेंज हो जाता है सेल को डिवाइड करने से पहले। नॉर्मल कंडीशन में पूरे सेल में ये फैला हुआ रहता है। और ये 46 क्रोमोसोम ह्यूमन सेल, एक सेल में होता है, ये भी पेयर के फॉर्मेट में होता है, 23 क्रोमोसोम्स के पेयर के फॉर्मेट में। ये है ह्यूमन का जीनोम। और इस तरह से हर एक एनिमल्स के अंदर एक ख़ास नंबर ऑफ क्रोमोसोम में ये अरेंज होता है। इसको हम लोग जीनोम कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ से एक सवाल ये आता है कि ये क्रोमोसोम आखिर पेयर में क्यों अरेंज होते हैं। इसका आंसर ये है कि आपके बॉडी में जो कुछ भी फंक्शनिंग, जो कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स बाहरी तौर पे आपको नज़र आ रहा है, वो चाहे आपके स्किन का कलर हो, चाहे आपकी हाइट हो, हेयर का कलर हो, आपकी वॉइस, आपका ब्लड ग्रुप, ये सब कुछ, हर चीज़ के बारे में बॉडी में 2 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। दो इंफॉर्मेशन सेम चीज़ के बारे में। एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग थिंग है, उसके पेरेंट्स हैं, एक मेल पेरेंट होंगे और एक फीमेल पेरेंट होंगे। तो एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मेल पेरेंट से आता है और एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन फीमेल पेरेंट से आता है। तो ये 2 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हो गए, 2 सेट ऑफ जीनोम हो गए। इसीलिए ह्यूमन सेल के अंदर ये क्रोमैटिन 23 पेयर्स के फॉर्मेट में अरेंज होता है और टोटल 46 नंबर हो जाता है। तो 23 क्रोमोसोम, इस 23 के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन है और उस 23 के अंदर भी पूरा इन्फॉर्मेशन है। बस एक मेल की तरफ से आता है और एक फीमेल पेरेंट की तरफ से आता है। बायोलॉजी में इसके लिए भी अलग अलग टर्म है। ये 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो एक मेल पेरेंट के तरफ से आते हैं, ये एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है। इसको हैप्लॉइड कहते हैं। इसको N या 1N से डिनोट करते हैं। और दूसरा, अगर ये 23 दोनों पेयर के फॉर्मेट में एक सेल के अंदर प्रेजेंट है तो इस सिचुएशन को हम लोग डिप्लॉयड सिचुएशन कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में मोस्टली 99% ऑफ द सेल, आप कह लीजिए एक तरह से, मतलब ज़्यादातर सेल डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं। ऐसे सेल को हम लोग सोमैटिक सेल कहते हैं। नॉर्मली इसी तरह के होते हैं। कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो ह्यूमन के जनरेशन को आगे कैरी करते हैं, इनके अंदर ये हैप्लॉयड कंडीशन होता है। बेसिक आइडिया क्या होता है, एक हैप्लॉयड सेल्स जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम है, सिर्फ एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है मेल के पास, और दूसरी तरफ 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम वाला इंफॉर्मेशन वाला सेल फीमेल के पास। ये दोनों कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके एक 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी 23 पेयर्स वाले क्रोमोसोम का एक सेल बनाता है। इसको हम लोग बायोलॉजी में जाइगोट कहते हैं।
फिर ये सेल डिवाइड होते 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 एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। तो ये है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जीनोम के बारे में, सेल के अंदर डीएनए, उसके क्रोमोसोम के बारे में। ये 46 क्रोमोसोम जो पेयर के फॉर्मेट में अरेंज होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस का मतलब ही होता है सेम नॉलेज, मतलब बॉडी में जितने भी इंफॉर्मेशन होनी है वो सब कुछ उस 23 के अंदर भी है और वो सब कुछ उस दूसरे 23 क्रोमोसोम के अंदर भी है। और हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन, जैसे हाइट क्या होनी है, हाइट में 2 कॉन्ट्रास्ट है, 2 शेड है, या टॉल होगी या शॉर्ट होगी। तो उस 23 में जो मेल की तरफ से है, दूसरा जो 23 फीमेल की तरफ है, दोनों में हाइट के लिए इंफॉर्मेशन होगा। इस इंफॉर्मेशन को बायोलॉजी में कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन। और क्रोमोसोम के जिस एरिया पे, डीएनए के जिस पार्ट पे ये प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं लोकस। तो हाइट के लिए जीन मेल पेरेंट की तरफ से भी आया है, उसी 23 में से कहीं पे होगा, और हाइट के लिए जीन फीमेल की तरफ से भी आया है, उसी 23 में से भी होगा। आप कहिएगा कि 2 सेट की क्यों ज़रूरत थी? जब तक ये दोनों जीन मेल और फीमेल, ये दोनों साथ मिल करके अपना असर दिखाते हैं ह्यूमन या किसी भी एनिमल के हाइट के लिए। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जीनोम, क्रोमोसोम और डीएनए के बारे में थी। जीनोम पूरे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में, उसके बॉडी में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है, जो कुछ भी उसके ताल्लुक से हर एक चीज़ का इंफॉर्मेशन उसके एक एक सेल के अंदर उसके डीएनए मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग जीनोम कहते हैं। अब ये जीनोम एक्चुअली हर चीज़ के बारे में दो दो इन्फॉर्मेशन होता है, ख़ास यूकैरियोटिक में ख़ास तौर पे हर चीज़ के बारे में 2 इन्फॉर्मेशन होता है, 2 सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक मेल की तरफ से आता है, एक फीमेल की तरफ से आता है। इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं डिप्लॉयड सिचुएशन। और वैसे सेल्स जिनके अंदर ये दोनों तरह के इन्फॉर्मेशन है, सोमैटिक सेल कहते हैं। ह्यूमन के केस में ये 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम के फॉर्मेट में होता है, 23 पेयर्स, एक 23 सेट मेल पेरेंट की तरफ से, दूसरा 23 सेट फीमेल पेरेंट की तरफ से। अगर एक सेट सिर्फ रहेगा तो ये हैप्लॉइड केस होगा। और ये क्रोमोसोम जो पेयर के फॉर्मेट में अरेंज होते हैं, इनको हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, सेम नॉलेज क्रोमोसोम, मतलब सेम चीज़ के बारे में इसमें भी इंफॉर्मेशन और सेम चीज़ के बारे में उसमें भी इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? बॉडी के ताल्लुक से, ह्यूमन एनिमल के ताल्लुक से हर चीज़ें उसके बारे में। जीन्स कहते हैं उस इंफॉर्मेशन को हम लोग। हाइट के लिए जीन इसमें भी है, उसमें भी, इसी तरह हर चीज़ के लिए जीन इसमें भी है, उसमें भी है। इस तरह से सेल के अंदर का जेनेटिक मेकअप होता है। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे गौर से कि ह्यूमन के जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हैं, उनको न्यूक्लियस से जब सेल डिवाइड करने के लिए स्टेज था तो उसको आइसोलेट किया गया, फिर उसको अरेंज करके आपको शो किया गया। सबसे ऊपर में जो आप राउंड कलर का देख रहे होंगे फिगर, इसमें अलग बहुत सारे कलर्स के ज़रिए से दिखाया गया है। तो सारे इस वक्त क्रोमैटिन के फॉर्मेट में है, न्यूक्लियस के अंदर सारा चीज़ बिखरा हुआ। लेकिन अब जब सेल डिवाइड करने के लिए आए तो क्रोमोसोम का शेप ले लिया इस तरफ, फिर उसको फिर अरेंज करके आप लोग को शो किया गया है। क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से लेकर 22। लास्ट वाले पेयर में आप देख रहे होंगे कि एक्स दिखा रहा है। ऐसा क्यों? आप अभी कहिएगा, आपने बताया कि सारे तो बराबर होते हैं, जो इधर से आएंगे वो इधर से। ज़रा सा आप सोचिए, ह्यूमन बॉडी के में 2 जीन जो जेंडर होते हैं, एक मेल जेंडर होता है, एक फीमेल जेंडर होता है। ज़ाहिर तौर पे कुछ तो डिफरेंस होता है। मेल के हेयर्स छोटे छोटे होते हैं, फीमेल के हेयर्स बड़े बड़े लॉन्ग हेयर्स होते हैं, फीमेल की वॉइस डिफरेंट होती है, मेल की वॉइस डिफरेंट होती है। इस तरह से बहुत सारे बायोलॉजिकल डिफरेंस हैं। तो इसलिए बस एक लास्ट वाला जो क्रोमोसोम होता है ये डिफरेंट होता है, क्योंकि थोड़े से डिफरेंट, क्योंकि मेल और फीमेल का फ़र्क है।
जेंडर का। बाकी मोस्ट ज़्यादातर इसमें सिमिलर होते हैं। अच्छा, लास्ट वाले क्रोमोसोम को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। अगर फीमेल होगी, अगर फीमेल इंडिविजुअल है तो उसमें दोनों क्रोमोसोम एक्स और एक्स होगा। अगर मेल इंडिविजुअल है तो एक में एक्स होगा और एक में वाई क्रोमोसोम होगा। इस तरह से तो जितने भी इंफॉर्मेशन है सेल के अंदर इसी क्रोमोसोम के फॉर्मेट में, क्रोमोसोम के पेयर में ये अरेंज होती है। मोस्ट ऑफ द सेल बॉडी में ये सोमैटिक सेल नॉर्मल सेल होता है, जिसके अंदर ये 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। कुछ पार्टिकुलर सेल होते हैं जो ह्यूमन के जनरेशन को आगे प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं, उनके अंदर सिर्फ ये 23 अलग होता है। ऐसे सेल को हम लोग हैप्लॉइड सेल कहते हैं और गैमीट्स इनका एक जनरल नाम है बायोलॉजी में। आगे बढ़ते हैं। जब सेल नॉर्मल कंडीशन में होता है तो ये 42 क्रोमोसोम सेल के अंदर काफ़ी पैकली, काफ़ी बहुत कॉम्पैक्ट करके सेल के अंदर स्टोर होते हैं। अगर सेल के अंदर जितना डीएनए है, जितना इन्फॉर्मेशन है डीएनए मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में, उस सब को अगर खोल करके सीधा एंड टू एंड निकाल दिया जाए, जैसे आप धागा देखिए, आप मम्मी के इसमें देख सकते हैं, मम्मी से धागा लेके एक रील में कि पूरा रोल रहता है। अगर उस धागे को पूरा निकाल दीजिए तो कितना लंबा हो जाएगा। उसी तरह से एक सेल कितना छोटा है, उसके अंदर न्यूक्लियस कितना छोटा होगा। अगर उसके अंदर जितना डीएनए है उसको एंड टू एंड निकाल दिया जाए तो 2 मीटर तक उसकी लेंथ पहुंच जाएगी। सोचिए कितना टाइटली होगा। तो ये डीएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल, हिस्टोन प्रोटीन ख़ास तौर पे, इसके अराउंड ये रैप होके काफ़ी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होता है। क्रोमैटिन हम लोग लफ्ज़ इसके लिए सीख रहे थे, इसको क्रोमैटिन कहते हैं। डीएनए और हिस्टोन, डीएनए जब हिस्टोन मॉलिक्यूल हिस्टोन प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर पैक हो जाता है। और एक लफ्ज़ आता है न्यूक्लियोसोम। फिर ये बीड की तरह शेप ले लेते हैं, आगे हम फिगर में देखेंगे। इस तरह से ये पैकिंग काफ़ी टाइट होती है। सबसे पहले डीएनए मॉलिक्यूल इस तरह से सिंपल होते हैं सेल के अंदर, फिर जैसे जैसे सेल डिवाइड करने के लिए तैयार होता है ये डीएनए मॉलिक्यूल क्रोमोसोम का शेप लेते हैं, काफ़ी टाइटली पैक्ड। सबसे पहले ये आप देखेंगे सिर्फ डीएनए है, उसके बाद ये प्रोटीन मॉलिक्यूल के अराउंड पैक हुआ, उसके बाद फिर ये और बहुत सारे ये प्रोटीन मॉलिक्यूल भी और गोल इस तरह का शेप लेते रहे, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। डीएनए हिस्टोन कॉम, उसके बाद फिर इस तरह का शेप लिए, फिर अल्टीमेटली ये क्रोमोसोम का शेप ले लेते हैं इस तरह से। और ये इस तरह से 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में होते हैं। एक 23 सेट मेल पेरेंट की तरफ से और एक 23 सेट फीमेल पेरेंट की तरफ से। दोनों जो पेयर होगा दोनों के अंदर सेम इंफॉर्मेशन आपके होती है। ये जो सेल क्रोमोसोम है इसके एक आर्म को, इसके एक एंड, आप इसको क्रॉस की तरह देख पा रहे होंगे, उसके एक पार्ट को आप ले लीजिए तो इसको हम लोग क्रोमैटिड कहते हैं। और बीच का जो एरिया जहाँ से ये बिल्कुल चिपका हुआ है उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। ये येलो वाला पार्ट नहीं, येलो वाला पार्ट को हम लोग काइनेटोकोर कहते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ से पकड़ के ये अलग हो जाता है। ब्लू वाला जो पार्ट है एक आर्म, ये क्रोमैटिड है, और जहाँ से ये ब्लू वाला चिपका हुआ है उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक लफ्ज़ है सेल साइकिल। अब सेल डिवीज़न, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो गई ताकि आपको सेल डिवीज़न समझने में कोई दिक्कत ना हो, इन्फॉर्मेशन समझने में नहीं हो। अब तक का कंक्लूज़न ये है कि सारा कुछ इन्फॉर्मेशन सेल के अंदर, उसके डीएनए के अंदर
इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। और जब क्रोमैटिन नॉर्मल कंडीशन में ये धागे की तरह बिखरा हुआ होता है न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमैटिन इसको कहते हैं। लेकिन जब सेल डिवाइड करने के लिए आता है तो ये क्रोमोसोम के फॉर्मेट में आपका अरेंज हो जाता है। और ये क्रोमोसोम पेयर के फॉर्मेट में अरेंज होते हैं। ह्यूमन के सेल में 46 पेयर में। और पेयर्स के फॉर्मेट में क्यों? क्योंकि हर चीज़ के बारे में दो दो इन्फॉर्मेशन है। एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन मेल पेरेंट की तरफ से है, एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन फीमेल पेरेंट की तरफ से है। अब जिस तरह एक ह्यूमन बीइंग की एक लाइफ साइकिल है, छोटा बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर उसकी मैरिज होती है, फिर वो बूढ़ा होता है और अल्टीमेटली एट द एंड उसको डेथ होती है। इस तरह से सेल की भी एक लाइफ साइकिल है। अभी सेल नया नया प्रोड्यूस हुआ, वो थोड़ा बढ़ता है और ग्रोथ होती है उसमें, होते फिर वो स्टेज पे पहुंचता है जहाँ पे वो जाके डिवाइड करता है और एक सेल से दो सेल बनाता है। इस पूरे सेल के लाइफ साइकिल को हम लोग कहते हैं सेल साइकिल। इस सेल के पूरे लाइफ साइकिल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है आपका इंटरफेस, दूसरा पार्ट है आपका माइटोटिक फेज। इंटरफेस वो वाला पार्ट है जिसमें सेल अभी डिवाइड नहीं करता, अभी तैयारी करता है, अपना ग्रोथ करता है, डिवाइड होने के लिए तैयार होता है। और माइटोटिक फेज वो वाला पार्ट है जिसमें सेल अब डिवाइड करने के लिए तैयार होता है। इस माइटोटिक फेज को भी दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किया, एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीज़न, और साइटोकाइनेसिस यानी सेल के साइटोप्लाज्म का डिवीज़न। अब सेल साइकिल को शॉर्ट में हम लोग समरी कर देते हैं। सेल की पूरी लाइफ साइकिल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका है इंटरफेज, दूसरा है आपका माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज और माइटोटिक फेज मतलब अभी सेल नॉर्मल तरह से डिवाइड होगा। 46 क्रोमोसोम पुराने वाले भी सेल में और नए सेल में भी 46 क्रोमोसोम आएंगे। माइटोटिक फेज से गुजरेगा। इसमें दो पार्ट है। पहले कैरियोकाइनेसिस, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। उसके बाद साइटोकाइनेसिस, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है आधा आधा, तो दो सेल बन गए। इस तरह से आपका एक रफ सेल डिवीज़न होता है। एक डायग्राम के फॉर्मेट में इसको शो करने की कोशिश की गई है। इस तरह से सेल की लाइफ साइकिल है। इंटरफेस को तीन सब स्टेज में डिवाइड किया गया है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और फिर माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में दो पार्ट में माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस। डिपेंड करता है किस तरह का सेल डिवीज़न हो रहा है। अगर मेयोसिस के ज़रिए से हो रहा है तो वो मेयोटिक फेज हो जाएगा, वहाँ पे मेयोसिस और साइटोकाइनेसिस होगा। और माइटोसिस और मेयोसिस में एक फ़र्क ये भी है कि माइटोसिस के ज़रिए से एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाता है और मेयोसिस के ज़रिए से एक सेल डिवाइड करके चार सेल बनाता है। इंटरफेज जो है इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, G1 फेज और S फेज और S2 फेज। G1 फेज में आपका सेल ग्रो करता, अभी सेल नया नया डिवाइड होके रेडी हुआ है, ग्रो करता है धीरे धीरे। न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके ज़रिए से नए सेल ऑर्गेनेल्स बने, जो कुछ भी सेल को अपना फंक्शन है, जैसे अपना सेल ग्रो करता है। उसके बाद एक फेज़ आता है S फेज़। यहाँ से सेल फिर से अपने डिवीज़न की तैयारी शुरू कर देता है। उसके अंदर जो 46 क्रोमोसोम थे वो फोटोकॉपी हो जाता है। सिंगल आर्म के बदले दो आर्म आ जाता है, एक क्रोमैटिड के बदले दो क्रोमैटिड आ जाता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, और वो क्रॉस का शेप लेने लगता है, DNA सिंथेसिस। उसके बाद फिर G2 फेज़ आता है, सेकंड ग्रोथ फेज़। G1 यानी फर्स्ट ग्रोथ, G2 आपका S यानी सिंथेटिक फेज़ और G2 आपका सेकंड ग्रोथ फेज़। यहाँ पे सेल और ग्रो करता है तैयारी के लिए, और अल्टीमेटली फिर वो माइटोटिक फेज़ आता है जब एक सेल डिवाइड करके दो सेल बन जाता है। माइटोसिस, कैरियोकाइनेसिस भी आप उसको हम लोग कहते हैं, मतलब न्यूक्लियस का डिवीज़न। फिर साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न, और एक सेल डिवाइड करके
2 सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो एक रफ आइडिया है सेल के लाइफ साइकिल का, कैसे सेल की लाइफ चलती है। इस सेशन में एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देने की कोशिश की गई, कैसे आपका सेल का ये होता है, सेल की लाइफ साइकिल क्या आता है। उस लाइफ साइकिल का, सेल की लाइफ साइकिल का एक पार्ट है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न, तो इस सेशन में हम लोगों ने सेल डिवीज़न का इंट्रोडक्शन देखा, जीनोम क्या होता है ये हम लोगों ने जाना, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड के फ़र्क को हम लोगों ने जानने की कोशिश की, क्रोमैटिन, फिर क्रोमोज़ोम, फिर होमोलोगस क्रोमोज़ोम क्या होता है इसको हम लोगों ने जानने की कोशिश की। उसके बाद सेल साइकिल, सेल की लाइफ साइकिल, उसी का एक पार्ट है सेल डिवीज़न, इसको हम लोगों ने देखा। फिर ये सेल डिवीज़न भी 2 तरह से हो सकते हैं, एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। अगर डिप्लॉयड सेल डिवाइड करके डिप्लॉयड ही सेल बनाता है तो माइटोसिस, अगर डिप्लॉयड सेल डिवाइड करके हैप्लॉयड सेल बनाते हैं तो वो मियोसिस। सेल की जो साइकिल है वो 2 पार्ट में, इंटरफेस और माइटोटिक फेज़। इंटरफेज़ वो फेज़ है जिसमें सेल अभी तैयारी करता है ग्रोथ के लिए, और माइटोटिक फेज़ वो है जिसमें सेल डिवाइड कर जाता है। इंटरफेस 3 पार्ट में डिवाइड है, G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़। G1 फेज़ में सेल ग्रो करता है, S फेज़ में उसका न्यूक्लियस फोटोकॉपी हो जाता है, और G2 फेज़ में वो तैयार होता है। और माइटोटिक फेज़ में अल्टीमेटली पहले माइटोसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, कैरियोकाइनेसिस को इसको कहते हैं, फिर साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, और अल्टीमेटली एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। तो इस सेशन के लिए इतना ही। अगले सेशन में फिर किसी फिर आप किसी इन्फॉर्मेटरी चीज़ को लेकर के हम लोग